अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस लेक्चर में हम अपने यूनिट नंबर 5 के, जिसका नाम है फोर्सेस एंड मैटर, इसके एमसीक्यूज़ और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। सही है। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ से। सबसे पहले एमसीक्यू है हमारे पास, द स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड क्लचेस आर यूज्ड। भाई जो ब्रेक और क्लच में स्प्रिंग इस्तेमाल की जाती है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? ताकि जो ब्रेक या क्लच जो भी है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए। सही है। अ, तो उसके इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू रिस्टोर ओरिजिनल पोजीशन। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द मटेरियल रिकवर्स द ओरिजिनल डायमेंशंस व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिमूव्ड। कहने का मतलब ये है, ओरिजिनल डायमेंशंस का मतलब होता है कि भाई जो उसका ओरिजिनल साइज़ होता है, ओरिजिनल लेंथ होती है। जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की जाती है तो ओरिजिनल लेंथ चेंज हो जाती है। जब वही डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दी जाएगी तो वो अपनी डायमेंशंस यानी जो ओरिजिनल लेंथ है उसको रिकवर कर लेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर किसी बॉडी के पास है तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इलास्टिक। यानी इस तरह की डिफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। के भाई फोर्स रिमूव करने के बाद वो अपनी वापस ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक? मोर इलास्टिक यानी कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है? ज़्यादा इलास्टिक मतलब कि भाई फोर्स झेल सकता है और अपनी शेप चेंज करेगा। तो हमें पता है भाई रबर इस इन सब में से ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि रबर पर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो डिफॉर्म हो जाता है, और जब फोर्स रिमूव की जाती है तो वो क्या हो जाता है? वापस रिफॉर्म यानी अपनी शेप वापस गेन कर लेता है। बाकी ग्लास, वुड और ये स्टील, इन पर फोर्स अप्लाई करने से इनकी शेप चेंज नहीं होती, ये टूट जाते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाँ, इफ़ अ स्प्रिंग स्ट्रेचेज इजीली देन इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट हैज़। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हुक्स लॉ के मुताबिक एफ बराबर होता है के एक्स के, और के यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। सही है। के हमारे पास यहाँ पर होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसी को हम स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग यानी कोई स्प्रिंग कितना सख्त है। सही है। तो अगर किसी स्प्रिंग का के बढ़ता है, के बढ़ता है मतलब कोई स्प्रिंग कांस्टेंट अगर उसका ज़्यादा आता है तो उसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी, यानी स्प्रिंग सख्त होगा, उस पर फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई इफ़ अ स्प्रिंग स्ट्रेचेज इजीली, अगर स्प्रिंग आराम से स्ट्रेच हो रहा है, आराम से स्ट्रेच होने का मतलब ज़्यादा फोर्स लगानी नहीं पड़ रही, तो उसका मतलब जो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? स्मॉल होगी। सही है। क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने से स्प्रिंग की स्टिफनेस इंक्रीज़ हो जाती है। सही है। अच्छा, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट? भाई स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि भाई के बराबर हो जाएगा हमारे पास एक्स, या मल्टीप्लायर है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ अपॉन एक्स। फिर इस हिसाब से के का यूनिट अगर निकाले तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एक्स का यूनिट होता है मीटर। और ये जब मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर के ऊपर +1 है पावर, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो इस हिसाब से न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट हो जाता है। The spring obeys Hooke's law for the earlier extensions, and when the spring becomes damaged, it does not appear to do so. कहने का मतलब ये है कि भाई स्प्रिंग जो है वो ओबे करता है हुक्स लॉ को शुरुआत के एक्सटेंशन के लिए, यानी जो शुरू में जो एक्सटेंशंस होती है, एक्सटेंशंस यानी शुरू में जो इंक्रीज़ इन लेंथ आता है, एक्सटेंशन का मतलब लेंथ में इंक्रीज़ आना। तो स्टार्टिंग में जो लेंथ में इंक्रीज़ आता है वो तो हुक्स लॉ के मुताबिक आता है, लेकिन जब स्प्रिंग डैमेज हो जाता है तो फिर उसके बाद ये जो रिलेशन है वो बरकरार नहीं रहता, यानी हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। एस्टिमेट फ्रॉम ग्राफ आफ्टर एडिशन ऑफ विच वेट द स्प्रिंग डैमेज। कहने का मतलब ये है कि भाई इस ग्राफ को देखने के बाद बताओ कि भाई किस वेट को ऐड करने के बाद जो है ये जो स्प्रिंग है वो डैमेज हो गया। सही है। यानी कौन सी वेट ऐसी है जिसके बाद स्प्रिंग के ऊपर अगर लोड इंक्रीज़ करें तो वो डैमेज हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस ग्राफ में ये इस पॉइंट तक हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ग्राफ क्या हो गया? कर्व हो गया। हमने पढ़ा था कि भाई अगर ग्राफ जहाँ तक स्ट्रेट लाइन आएगा वहाँ तक हुक्स लॉ ओबे होगा, और जिस पॉइंट पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन से कर्व बदल जाएगा तो वो पॉइंट उस पॉइंट के बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। तो वो जो पॉइंट होता है वो दरअसल हमारा क्या कहलाता है? जिस पॉइंट के बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं होता उस वो पॉइंट कहलाता है इलास्टिक लिमिट। सही है। तो आपसे यहीं पर यहाँ पर यही पूछा गया कि भाई इलास्टिक लिमिट कितनी है। तो अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखो, ये पॉइंट है 1.5 न्यूटन का, और ये पॉइंट है 2.0 न्यूटन का, और 1.5 से 2.0 न्यूटन के दरमियान इसमें 10 स्मॉल बॉक्सेस है। सही है। और 1.5 से
वैल्यू शुरू हुई है और 2.0 तक गई है, सही है। अब इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान का अगर फ़र्क पता किया जाए तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.5 न्यूटन, क्लियर है। और इस 0.5 न्यूटन को हमने 10 बॉक्सेस में डिवाइड करना है। कितने बॉक्सेस में डिवाइड करना है? 10, क्योंकि 1.5 और 20 के दरमियान 10 बॉक्सेस है। तो 0.5 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो एक बॉक्स के लिए कितना आएगा? 0.05, यानी एक बॉक्स 0.05 न्यूटन के बराबर है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये जो पॉइंट है ये 1.5 के बाद 2 बॉक्स आगे मूव करने के बाद ये पॉइंट लगा है, यानी 1.5 से एक बॉक्स और 2 बॉक्स जब आप मूव आगे करोगे तब जाकर ये पॉइंट आएगा, सही है, जिसके बाद ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो 2 बॉक्सेस का मतलब है कि भाई 0.5 प्लस 0.5, 0.5 प्लस 0.5 ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 5 10, 1 कैरी चला जाएगा और 1 प्लस 0 प्लस 0 1 और पॉइंट अपनी जगह। तो ये क्या बन गया? 0.1। कहने का मतलब ये है कि भाई 2 बॉक्सेस यहाँ पर किसके बराबर है? 0.10 न्यूटन, या इसको आप 0.1 न्यूटन भी कह सकते हो, सही है। तो जब 2 बॉक्सेस 0.1 न्यूटन के बराबर है तो पीछे कितना कवर हो गया? 1.5। 1.5 में जब 2 बॉक्सेस ऐड करोगे मतलब 0.1 न्यूटन ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1.6 न्यूटन, सही है। तो ये जो पॉइंट है जिसके बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, उस पॉइंट पर लोड कितना आ गया? 1.6 न्यूटन, सही है। तो इस हिसाब से हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। हमारे पास पास्कल भी प्रेशर का यूनिट होता है जो कि बराबर होता है 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, सही है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हमारे पास प्रेशर का यूनिट होता है, बार भी प्रेशर का यूनिट होता है, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर का यूनिट होता है। बस हमारे पास ये जो न्यूटन है, न्यूटन प्रेशर का यूनिट नहीं होता बल्कि न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, इफ़ अ मेटल block applies a force of 20 Newton on an area of 5 centimeter square. Find the pressure being applied by the block on the area of कहने का मतलब ये है कि भाई हमने प्रेशर मालूम करना है। फोर्स हमें दिया गया है 20 न्यूटन, एरिया दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। आपको पता करना है प्रेशर, सही है। और यूनिट्स भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास नीचे जो आंसर्स हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखे गए। तो फोर्स पर यूनिट एरिया करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे आराम से। फोर्स है 20 न्यूटन और एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 1 5, 5 4 20, तो ये बन जाएगा 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर जब ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर माइनस का स्क्वायर, सही है। होल पावर माइनस सेंटीमीटर पावर -2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि भाई फिगर 5.13 में शो किया जा रहा है कि एक कंटेनर के अंदर 3 स्पाउट्स है, 3 स्पाउट्स यानी ये 3 ओपनिंग्स है, सही है। अच्छा, द कंटेनर इज़ फिल्ड विद वाटर, कंटेनर को फिल किया गया वाटर से। ये कंटेनर है हमारे पास, ये पूरा एक कंटेनर है, सही है। जेट्स ऑफ वाटर पोर आउट ऑफ द स्पाउट, यानी जो वाटर के जेट हैं, वाटर की धारियाँ जो है वो इन स्पाउट से बाहर आ रही हैं। वाई डज द जेट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉटम स्पाउट गोज फारदेस्ट आउट फ्रॉम द कंटेनर। कहने का मतलब ये कि भाई जो बॉटम वाला स्पाउट है इससे निकलने वाला जेट जो है वो इतना दूर क्यों जा रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है हमारे पास कि भाई हमें पता है कि भाई जितना हम डेप्थ में जाते जाते हैं तो डेप्थ में जाने से क्या इंक्रीज़ होता है? प्रेशर इंक्रीज़ होता है। हमने देखा था प्रेशर का फॉर्मूला रॉ जी एच, सही है। यहाँ पर ये जो एच है ये क्या कहलाता है? डेप्थ कहलाता है, सही है। तो प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज़ होता है, यानी जितना डेप्थ इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। इसी वजह से यहाँ से निकलने वाला जेट जो है वो ज़्यादा दूर तक गिर रहा है। तो प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के ऊपर। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग में आपको सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि भाई कुछ स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया और फाइंड किया कि भाई हाउ अ स्प्रिंग स्ट्रेच व्हेन लोड्स वर एडेड टू इट। सही है कि भाई जब लोड ऐड किए जाएंगे तो स्प्रिंग किस तरह से स्ट्रेच करेगा, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये उनके पास वैल्यूज़ आई। सही है कि भाई जब लोड 0 न्यूटन था तो हमारे पास एक्सटेंशन यानी इंक्रीज़ इन लेंथ 0 मिलीमीटर था।
लोड जब 2 न्यूटन हो गया तो एक्सटेंशन 15 मिलीमीटर आ गया, लोड 4 न्यूटन पर एक्सटेंशन 30 मिलीमीटर। तो ये सारी वैल्यूज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि भाई यूज़ दीज रिजल्ट्स टू प्लॉट अ ग्राफ, प्लॉट x इक्वल टू लोड, y इक्वल टू एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग। सही है, यानी इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हमने क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है और x एक्सिस पर लोड को पुट करना है और y एक्सिस पर एक्सटेंशन को पुट करना है। तो इस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर मैंने पहले से ही इस पर नंबरिंग कर दी है। नंबरिंग इसलिए हमने इसमें x एक्सिस के ऊपर लोड को रखा है, सही है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लोड को पुट किया है और एक्स एक्सिस में हमने जो गैप रखा है वो 5 स्मॉल बॉक्सेस को 2 न्यूटन के बराबर माना है, सही है। तो 5 स्मॉल बॉक्सेस आगे जाओगे आप तो 2 न्यूटन कंप्लीट होगा, फिर मज़ीद 5 स्मॉल बॉक्सेस जाओगे तो और 2 न्यूटन कंप्लीट होगा, जिसके बाद 4 न्यूटन हो जाएगा, सही है। और वाई एक्सिस पर हमने जो एक्सटेंशन है उसमें हमने जो स्केल बनाया है वो इस तरह का बनाया है कि भाई 5 स्मॉल बॉक्सेस को 10 मिलीमीटर के बराबर लिया है, सही है। 5 स्मॉल बॉक्सेस कंप्लीट होंगे तो 10 मिलीमीटर काउंट होगा, फिर अगेन 5 स्मॉल बॉक्सेस कंप्लीट होंगे तो दोबारा 10 मिलीमीटर काउंट होगा, सही है, इस तरह से। अब ज़रा हम वैल्यूज़ को प्लॉट कर लेते हैं। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 0 न्यूटन पर 0 मिलीमीटर एक्सटेंशन है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, इसको मैं ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि भाई 2 न्यूटन लोड पर 15 मिलीमीटर की एक्सटेंशन है, तो 2 न्यूटन यहाँ पर है और 15 मिलीमीटर एक्सटेंशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा कि भाई 20 और 10 के दरमियान में होगा। देखो भाई आपने देख लिया कि भाई 5 बॉक्सेस 10 मिलीमीटर के बराबर है, तो एक बॉक्स बराबर होगा 2 मिलीमीटर। तो कहने का मतलब ये कि भाई 10 से जब मैं एक बॉक्स ऊपर जाऊँगा तो 12 मिलीमीटर हो जाएगा और एक और बॉक्स ऊपर जाऊँगा तो 14 मिलीमीटर हो जाएगा, एक और बॉक्स ऊपर जाऊँगा तो 16 मिलीमीटर हो जाएगा। तो मुझे उस बॉक्स को पूरा ऊपर नहीं जाना, आधा जाना है। यानी कहने का मतलब है कि भाई आपका जो एग्जैक्ट पॉइंट बनेगा वो यहाँ बनेगा कि भाई 10 से एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स जो है वो आधा, सही है। इस तरह से पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये जब आप ग्राफ बुक में बनाओगे तो और भी करेक्ट बनेगा, सही है, यानी इधर बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर। अच्छा, फिर उसके बाद 4 न्यूटन लोड पर एक्सटेंशन हमने देखा कि 30 मिलीमीटर हो गई थी, तो आप 30 आपको बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये रहा हमारे पास। फिर 6 न्यूटन लोड पर 45 मिलीमीटर हो गई थी, तो 45 आपको पता है भाई 40 और 50 के दरमियान में यहाँ कहीं पर आ रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पर, सही है। उसके बाद हमारे पास 8 न्यूटन लोड पर एक्सटेंशन 60 मिलीमीटर हो जाती है, सही है। और उसके अलावा आगे देख लेते हैं मज़ीद। 8 न्यूटन पर 60, 10 पर 75, 12 पर 90, 10 पर 75, तो 75 हमारे पास ये 70 और 80 के दरमियान में आएगा, 10 पर 75 और 12 पर 90, 12 पर क्या आ गया 90, तो 90 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद मज़ीद है 14 पर 100, 14 पर आ जाएगा हमारे पास 100, तो 100 ये रहा, सही है। अब आप जब इसको ज्वाइन कराओगे इन सारे पॉइंट्स को तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कहाँ तक मिलेगी, सिर्फ यहाँ तक मिलेगी, 8 तक मिलेगी, क्योंकि 8 के बाद जो रेट ऑफ चेंज है वो तब्दील हो गया। कहने का मतलब ये है कि भाई जब हम दो न्यूटन लोड आगे जा रहे थे तो एक्सटेंशन 15 मिलीमीटर ऊपर जा रही थी, सही है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप देखो 80 के बाद जब मैंने 2 न्यूटन लोड इंक्रीज़ किया तो एक्सटेंशन 15 मिलीमीटर का नहीं आया, 10 मिलीमीटर का आया इस पॉइंट के बाद, सही है। तो उसके इस पॉइंट के बाद नहीं, बल्कि इस पॉइंट के बाद 90 के बाद अगर आप चेक करो भाई 10 पर एक्सटेंशन थी हमारे पास 75, 12 पर एक्सटेंशन थी 90, यहाँ तक तो करेक्ट है। लेकिन 90 के बाद जो एक्सटेंशन आई है 2 न्यूटन लोड के लिए वो कितनी आई है, 10 मिलीमीटर, सही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जाकर इस पॉइंट के बाद जाकर ग्राफ कर्व हो जाएगा। इस पॉइंट तक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इस पॉइंट के बाद ग्राफ क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो भी स्प्रिंग है उसका इलास्टिक लिमिट कितना है, 12 न्यूटन, यानी 12 न्यूटन के बाद अगर आप उस पर लोड अप्लाई करोगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, सही है। अच्छा, इसको आप एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू इस तरह से ज्वाइन करा दोगे, सही है। अब हमारे पास यहाँ पर स्केल है नहीं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है हमारी।
इस तरह से आप इसको ज्वाइन कराओगे। अच्छा, जब आप इसको ज्वाइन कराते हो तो यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसके बाद ये लाइन क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। सही है। अच्छा, उसके अलावा ग्राफ की मदद से आप बाकी वैल्यूज़ के लिए भी पता कर सकते हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड द एक्सटेंशन व्हेन लोड इज़ 3 न्यूटन, कि जब लोड 3 न्यूटन हो, लोड 3 न्यूटन कहाँ पर होगा भाई, 4 और 2 के दरमियान में। तो 4 और 2 के दरमियान में बिल्कुल यहाँ पर होगा। तो 3 न्यूटन लोड यहाँ पर होगा, तो इसके सामने यानी इसके ऊपर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो कि आपके ग्राफ को टच करे। सही है। ग्राफ को जहाँ पर टच करेगी उस पॉइंट से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एक्सटेंशन की तरफ। सही है। तो एक्सटेंशन पर ग्राफ में जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, 3 न्यूटन लोड की होगी। सही है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि भाई जैसे लेट सपोज हमारे पास फोर्स 2 न्यूटन थी। सही है। फोर्स 2 न्यूटन थी, तो एक्सटेंशन जो है हमारे पास वो 15 मिलीमीटर आई। सही है। इसके हिसाब से अगर हम देखें के की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इसके हिसाब से के आ जाएगा हमारे पास एफ अपॉन एक्स के बराबर। सही है। तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 अपॉन 15। सही है। 2 अपॉन 15 यानी एफ की जगह 2 और के की एक्स की जगह 15। अब अगर हमसे बोला जाए कि भाई फोर्स अगर आपको 3 न्यूटन दे दी जाए, फोर्स कितनी हो 3 न्यूटन कर दी जाए, तो x कितना होगा, फोर्स 3 न्यूटन हो तो x कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई हम यही फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू के एक्स। सही है। अब k की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 15 और x की जगह वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सॉरी x तो फाइंड करना है हमने, और f जो है वो हमें दिया गया है 3 न्यूटन। तो f की जगह वैल्यू आ जाएगी 3 न्यूटन। अब ये 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 45, और 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 45 अपॉन 2 इक्वल टू x। इसको जब आप डिवाइड कराओगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 0.5 यानी 22.5 मिलीमीटर की एक्सटेंशन होगी जब 3 न्यूटन का लोड अप्लाई किया जाएगा। सही है। इस तरह से भी पता कर सकते हो और ग्राफ से भी देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास द लोड विच प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 40 मिलीमीटर, कि भाई वो लोड बताओ जिस पर 40 मिलीमीटर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो। तो 40 मिलीमीटर यहाँ पर है, इसके स्ट्रेट आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो ग्राफ को टच करे। जिस पॉइंट पर ग्राफ को टच करेगी उस ग्राफ के उस पॉइंट से आपने नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे एक्स एक्सिस पर देखना है कि भाई उस पॉइंट पर लोड कितना आ रहा है। सही है। तो आपकी लाइन स्ट्रेट होगी तो बिल्कुल आपको करेक्ट वैल्यू मिलेगी, लेकिन मैं इसको इस तरीके से ही कैलकुलेट कर लेता हूँ जैसे हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाली है। इस बार हमसे क्या किया गया कि भाई एक्सटेंशन है 40 मिलीमीटर, एक्सटेंशन है 40 मिलीमीटर, आपसे लोड पूछा गया कि भाई फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा 40 मिलीमीटर एक्सटेंशन के लिए, जबकि के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 अपॉन 15 है। सही है। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास f इक्वल टू के एक्स के बराबर होता है। f की जगह आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 15 और x की जगह आ जाएगा हमारे पास 40। इन दोनों को अगर हम डिवाइड इस वैल्यूज़ को अगर सॉल्व करें तो ये इस तरह से होगी कि भाई 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 16 अपॉन 3। सही है। 16 अपॉन 3 आप डिवाइड कराओगे तो आपके पास जो भी फिर फोर्स की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भाई वेरिएशन इन एक्सटेंशन x ऑफ द फोर्स F फॉर अ स्प्रिंग इज शोन इन फिगर 5.14, यानी कि भाई फोर्स F के लिए एक्सटेंशन में जो वेरिएशन नज़र आ रही है वो इस फिगर 5.14 में हमें दिखाई गई है। यहाँ पर ये जो पॉइंट L है यानी ये वाला पॉइंट, ये दरअसल क्या बताया गया है कि भाई ये ऑन द ग्राफ इज़ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्प्रिंग। सही है। इलास्टिक लिमिट मैंने आपको बताया ना कि भाई जिसके बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा, यानी जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाएगा, जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, फिर आपसे क्या बोला जा रहा है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट। मैंने अभी आपको इलास्टिक लिमिट की मीनिंग बता दी, और इसके अलावा आप हमारे पिछले लेक्चर्स में भी देख सकते हो हमने इलास्टिक लिमिट को डिस्कस किया, तो उस हिसाब से आप उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। अच्छा, फिर को उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द फोर्स इन एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग टू इट्स इलास्टिक लिमिट, यानी वो फोर्स बताओ जो कि उसको उसकी इलास्टिक लिमिट तक लेकर गई।
तो वो फोर्स जो है वो दरअसल हमारे पास बराबर है, अगर आप यहाँ पर देख सको तो ये है हमारे पास 8 न्यूटन लोड, इस पॉइंट पर 8 न्यूटन लोड है हमारे पास, सही है। और इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखो तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है 6, तो कहने का मतलब ये है कि भाई डिफरेंस आया 2 न्यूटन का, 6 और 8 के दरमियान फ़र्क है 2 न्यूटन का, और 6 और 8 के दरमियान 5 बॉक्सेस मौजूद है, तो मतलब इस 2 न्यूटन को 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। तो जब 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4, सही है, 0.4 न्यूटन। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई 1 बॉक्स बराबर है 0.4 न्यूटन के। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो 8 से एक बॉक्स पीछे है, तो 8 से 0.4 माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 7.6 न्यूटन। मतलब 7.6 न्यूटन वो लास्ट फोर्स थी जिसके जो कि इसके इलास्टिक मतलब इसके इलास्टिक लिमिट पर जो फोर्स थी, जो लोड था, वो कितना था 7.6 न्यूटन, और उसके बाद ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास स्टेट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है हमें कि भाई अंडर द इलास्टिक लिमिट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, सही है। उसके अलावा कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग विच एक्सटेंड्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर व्हेन लोड इज 14 न्यूटन इट इज़ हंग फ्रॉम इट्स एंड। कहने का मतलब ये है कि भाई आपने करना क्या है कि भाई स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, यानी के कैलकुलेट करना है, सही है। एक स्प्रिंग के लिए जो कि एक्सटेंड की गई है बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, यानी उसमें जो एक्सटेंशन आई है वो कितनी है, एक्स की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, सही है। उसके अलावा जो उस पर लोड अप्लाई किया गया है, यानी जो फोर्स अप्लाई की गई है वो कितनी है 14 न्यूटन। हमने क्या करना है, के मालूम करना है। तो इसका आसान सा फॉर्मूला है हमारे पास कि भाई F बराबर होता है के एक्स के, यहाँ से के बराबर आ जाएगा F अपॉन एक्स के, सही है। F की वैल्यू है हमारे पास 14 न्यूटन, और जो x की वैल्यू है, अगर चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो आंसर जो होगा आपका वो आएगा आपका न्यूटन पर मीटर में, लेकिन अगर आप इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हो तो आंसर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो दोनों आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो इसमें। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर 3.5 नीचे लिख भी देता हूँ तो 3.5 1 ज़ा 3.5 और 3.5 2 ज़ा 7 और 4 ज़ा, सही है। तो यहाँ पर आ गया k इक्वल टू 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर, सही है, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर चेंज नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता तो फिर यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻² करता तो ये फिर चेंज हो जाता, मीटर में चला जाता। उसके लिए भी देख लेते क्या होता कि भाई 10⁻² लिखना पड़ता 3.5 के साथ। बस होता ये कि ये 10⁻² ऊपर जाके 10⁻+2 बन जाता, तो उससे ये हमारे पास आ जाता 4 एक्सपोनेंट +2 न्यूटन पर मीटर, सही है। ये आंसर होता है फिर हमारे पास। तो दोनों सूरतों में आप आंसर लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई टेबल 5.4 हमें रिजल्ट्स दिखा रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट के, जो कि स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग के एक्सपेरिमेंट है, सही है। अच्छा, इसमें आपको लोड्स दिखाए गए हैं और एक्सटेंशंस दिखाई गई हैं। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि भाई यूज़ दी रिजल्ट टू प्लॉट एन एक्सटेंशन अगेंस्ट लोड ग्राफ, सही है। हमने सबसे पहले एक्सटेंशन और लोड का ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए हमने नंबरिंग तो यहाँ पर पहले से की हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई 2 न्यूटन 4 न्यूटन 6 न्यूटन 8 न्यूटन, यानी जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो वेट है वो सिमिलर ऑर्डर में ही है। यानी एक्स एक्सिस पर हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस को 2 न्यूटन के बराबर माना है, सही है। लेकिन वाई एक्सिस पर हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है। चेंजिंग क्या की है कि भाई 2 स्मॉल बॉक्सेस को 1 सेंटीमीटर के बराबर माना है। अब यहाँ पर इतनी कम वैल्यू क्यों मानी है, वो वजह ये है कि भाई आप इन एक्सटेंशंस में देख सकते हो कि भाई डिफरेंस इतना नहीं है, एक 80 है तो दूसरा 83 है, तीसरा 86 से करीब करीब है। तो हमने क्या कर दिया कि भाई 2 स्मॉल बॉक्सेस को, यानी 2 बॉक्सेस जो है उनको बराबर मान लिया है किसके, 1 सेंटीमीटर के, सही है। तो इससे भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन हमने करना क्या है, अपनी स्टार्टिंग जो है 80 से हो रही है, तो 80 अगर मैं इस हिसाब से देखूं कि भाई 2 बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर, तो 80 तो बहुत ऊपर चला जाएगा, सही है। तो 80 हमने स्टार्टिंग में ही लिख लेना है, सही है। फिर उसके बाद ये जो 2 स्मॉल बॉक्सेस है, वह 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के बराबर, ये 80 के बाद फॉलो होगा, सही है।
अच्छा, सबसे पहले तो आपने यही करना है कि भाई 80 यहाँ पर लिख दिया, सही है। अब 80 के बाद आपने किस तरह से नंबरिंग करनी है कि भाई दो स्मॉल बॉक्सेस बराबर होंगे 1 सेंटीमीटर के, तो जो दो बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 4 बॉक्सेस 2 के बराबर होंगे, 6 3 के बराबर होंगे, 8 4 के बराबर होंगे और 10 5 के बराबर होंगे। तो इसी वजह से आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि भाई जब हम 10 बॉक्सेस ऊपर गए तो हमने नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखी, 85 लिखी, सही है। इसी वजह से जब 10 बॉक्सेस और ऊपर गए तो 90, फिर 10 बॉक्सेस और ऊपर गए तो 95, सही है। लेकिन स्टार्टिंग, चूँकि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 80 है और 80 एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है, ज़ीरो के बहुत दूर होगी, तो हमने ये नहीं करना कि भाई 80 मतलब पहले यहाँ पर 10 लिखें, 20 लिखें, 30 लिखें, क्योंकि उन वैल्यूज़ का हमें कोई मतलब नहीं है और ये ग्राफ से भी बाहर चला जाएगा, हमारे पास ग्राफ पेपर भी इतना बड़ा नहीं है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि भाई 80 को स्टार्टिंग में लिख के बाकी वैल्यूज़ को इस स्केल के हिसाब से लिखते रहें। अच्छा, अब यहाँ पर हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो 0 न्यूटन के लिए हमारे पास 0 एक्सटेंशन है। अच्छा, फिर उसके बाद 2 न्यूटन पर 80 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन है, तो 2 न्यूटन पर 80 सेंटीमीटर हमने कर दिया। फिर उसके बाद 4 न्यूटन पर 83 और 6 न्यूटन पर 86, सही है। तो 83 कहाँ पर होगा हमारे पास, 6 बॉक्सेस आफ्टर विल बी 83, सही है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला दो बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो दो बॉक्सेस 4 के और 6 बॉक्सेस 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 4 न्यूटन पर जब 83 आया है तो 83 हमारा यहाँ पर होगा, सही है। ये यहाँ पर इस पॉइंट पर 83 होगा, तो इस पॉइंट के बिल्कुल सामने ही हमने बनाना है, यानी 80 से हमने 6 स्मॉल बॉक्सेस ऊपर जाना है, 4 के ऊपर। फिर उसके बाद 6 न्यूटन पर 86 हो गया, तो 86 का मतलब ये है कि भाई 85 के बाद दो बॉक्सेस ऊपर जाना है, सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। फिर उसके बाद 8 न्यूटन पर हमारे पास 89 और 10 न्यूटन पर 92, 8 न्यूटन पर 89 आएगा हमारे पास 90 से दो बॉक्सेस नीचे, 90 से जब हम दो बॉक्सेस नीचे आएंगे तो 8 न्यूटन पर 89 यहाँ पर पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, सही है। और उसके बाद 10 न्यूटन पर 92 का मतलब क्या है कि भाई 90 से 4 बॉक्सेस ऊपर जाना है हमने, तो 4 बॉक्सेस ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा, सही है। ये हाँ, फिर उसके बाद 12 न्यूटन पर यहाँ पर आ रहा है 93। तो आप यहाँ पर देखोगे कि भाई ऑर्डर चेंज हो गया, 3 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो रहा था और यहाँ पर अभी भी वेट उतना ही इंक्रीज़ हुआ है 2 न्यूटन, लेकिन एक्सटेंशन उतनी इंक्रीज़ नहीं हो रही है जितनी पहली हो रही थी। तो अब कितनी हुई है 93। तो मतलब ये वो पॉइंट है कि भाई इसके बाद अगर लोड अप्लाई करोगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। तो मतलब ये पॉइंट इसका क्या है, इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है। तो 12 न्यूटन पर 93 होगा हमारे पास 95 से 4 बॉक्सेस नीचे। तो 95 से अगर हम 4 बॉक्सेस नीचे आ जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास इस पॉइंट पर, क्लियर है। अब जब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी एक, सही है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कहाँ तक होगी, इसके इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट के बाद ये स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो जाएगी, यहाँ तक इसका इलास्टिक लिमिट है, ये पॉइंट इसका इलास्टिक लिमिट का है। फिर इसके बाद ये ग्राफ जो है ये कर्व हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये इसका ग्राफ आ गया। फिर हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं कि ऑन द ग्राफ मार्क द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ द लोड एट दिस पॉइंट। कि भाई लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने मार्क करनी है कि भाई ये वो पॉइंट है जो कि इसका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसके बाद ये प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो नहीं कर रहा। और उसके अलावा इस पॉइंट पर लोड कितना है पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर, तो पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर लोड है हमारे पास 10 न्यूटन, सही है। तो इस पर हमारे पास 10 न्यूटन का लोड है पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर। अच्छा, फिर उसके बाद आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो ये तो बड़ा आसानी से आप कर सकते हो, कोई भी एक दो वैल्यू ले लो। जैसे आप ऐसे मान लो इसको कि भाई लोड जो है फोर्स वो 2 न्यूटन है, एक्सटेंशन जो है वो है 80 सेंटीमीटर। आपने पता करना है के की वैल्यू, सही है। तो यहाँ से आप के जो है एफ इक्वल टू के एक्स करके निकाल सकते हो। यहाँ से के आ जाएगा हमारे पास एफ अपॉन एक्स के बराबर। अब एफ की वैल्यू है हमारे पास 2, एक्स की वैल्यू है 80, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 40 ज़ा 80। तो ये आ जाएगा हमारे पास के की वैल्यू 1/40 न्यूटन
पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर। सही है, 1/40 देख लेना जिसके भी बराबर हो। तो ये इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट हो गया। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, शो मैक्सिमम फोर्स एट विच हुक्स लॉ इज़ एप्लीकेबल। भाई वो मैक्सिमम फोर्स बतानी है जहाँ तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल था, तो वो मैक्सिमम फोर्स कितनी थी, 10 न्यूटन। सही है, हमने अभी ग्राफ में देखा। उसके बाद हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रेशर पर। हमसे क्या कहा जा रहा है कि भाई डिफाइन द टर्म प्रेशर। प्रेशर हमने डिफाइन किया हुआ है कि भाई प्रेशर क्या होता है, व्हेन द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सही है। उसके बाद हमने एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर भी देखा था। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल भी कहते हैं। सही है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, वाई डज प्रेशर इंक्रीजेज एज यू डिग डीपर, एक्सप्लेन इन डिटेल। देखो भाई, हमने अभी ये बात देखी कि भाई जैसे जैसे हम डेप्थ में इंक्रीज़ करते जाते हैं, डेप्थ हमारी इंक्रीज़ करती जाती है, इसको चाहे डी से लिख लो चाहे एच से लिख लो, तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है डेप्थ इंक्रीज़ करने से। डिग डीपर, डिग का मतलब होता है खोदना। सही है। जब आप ज़्यादा गहराई में खोदते हो तो ज़्यादा गहराई में प्रेशर हाई हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई आप मान लो इस तरह से, ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में फ्लूइड रखा हुआ है, मान लो फ्लूइड रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। सही है। आप इस पॉइंट पर मान लो सरफेस पर चेक कर रहे हो प्रेशर, तो सरफेस पर ऊपर से अगर आप देखो, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए देखो, तो सरफेस पर पानी की सिर्फ ये एक लेयर है, तो मतलब प्रेशर में पानी का एक लेयर कंट्रीब्यूट करेगा। फिर उसके बाद इस पॉइंट पर आओगे तो पानी की 2 लेयर्स हो गई, तो मतलब इस पॉइंट पर पानी के 2 लेयर्स कंट्रीब्यूट करेंगे प्रेशर में। इस पॉइंट पर आओगे तो पानी की 4 लेयर्स कंट्रीब्यूट करेंगी। मतलब इस पॉइंट पर आने के बाद पानी का मास ज़्यादा हो जाएगा बनिस्बत जब ऊपर था मैं, मतलब जब मैं ऊपर प्रेशर चेक कर रहा था तो उस टाइम पर पानी का मास कम था। जैसे जैसे मैं नीचे आता जा रहा हूँ तो पानी का मास ज़्यादा होता जा रहा है, और जब मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, और फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इसका जवाब ये है कि भाई हम जैसे जैसे डीपर जाते रहते हैं, गहराई में जाते रहते हैं, डेप्थ में जाते रहते हैं, तो ऊपर वाला मास क्या करता रहता है, इंक्रीज़ करता रहता है। हमसे ऊपर जो मास होता है वो क्या करता रहता है, इंक्रीज़ करता रहता है, जिसकी वजह से जो उसका वेट होगा वो भी बढ़ता रहेगा और प्रेशर इंक्रीज़ होगा। सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहा गया है कि भाई अ बॉय इज़ प्रेसिंग अ थंब टैक इनटू अ पीस ऑफ वुड। थंब टैक यानी जैसे कि वो पिन थी। सही है, जिसकी एक हेड जो है वो चौड़ा होता है और पिन जो होती है उसकी पतली होती है, निप जो होती है। इसको एक लकड़ी के अंदर क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। सही है। अच्छा, इस पर फोर्स अप्लाई की जा रही है 20 न्यूटन की। फोर्स कितनी अप्लाई की जा रही है इसके ऊपर, 20 न्यूटन की। द सरफेस एरिया ऑफ हेड टेक इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस जगह का जो एरिया है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अब इस जगह का जो एरिया वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपसे कहा जा रहा है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टिप ऑफ द थंब टैक इज़ 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है टिप का, टिप यानी ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट का एरिया है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई एरिया रिड्यूस हो गया है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय बॉयज थंब ऑन द हेड ऑफ थंब टैक, यानी इस हेड पर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो हेड पर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है हमने वो चेक करना है। तो हेड पर जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, मैं उसको पीएच से लिख देता हूँ, तो फोर्स को डिवाइड कराना पड़ेगा एरिया ऑफ हेड के साथ। तो फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन, और एरिया है हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि कैसे करना होगा। चूँकि ये मीटर स्क्वायर, ये जो आप देखते हो ना, ये जो स्क्वायर लगा होता है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ मीटर पर है, सेंटी पर नहीं है। नहीं भाई, ये दरअसल ये जो स्क्वायर है ना, ये इस CM दोनों के ऊपर है। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। सेंटी का मतलब क्या होता है, 10⁻²। सही है। तो सेंटी की जगह का लिख दिया 10⁻², मीटर की जगह मीटर ही रहने दो, और पूरे के ऊपर स्क्वायर जैसे कि पहले से लगा हुआ था।
अब ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 1 एक्सपोनेंट -4, और ये पावर 2 इसको मिलेगा तो -4 बन जाएगा, और इस m को मिलेगा तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हम इसको मीटर में लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 1 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास p इज इक्वल टू 20/1 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब इसको डिवाइड कराएंगे तो 10 पावर -4 जब ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा 10 पावर +4, तो ये आ जाएगा 10 पावर +4 पास्कल। ये आ गया हमारे पास थंब टैग के ऊपर प्रेशर। सही है, थंब टैग के ऊपर अप्लाई होने वाला प्रेशर जो है वो कितना है 20 एक्सपोनेंट 4 पास्कल। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है थंब टैग के हेड के ऊपर जो अप्लाई होने वाला प्रेशर है ये उसकी बात की जा रही है, यानी pH। द प्रेशर ऑन द टिप ऑफ द थंब टैग ऑन द वुड, यानी जो टिप के ऊपर जो प्रेशर होगा अब वो कैलकुलेट करो। टिप के प्रेशर को मैं लिख देता हूँ PT से। सही है, अब जितना फोर्स हेड पर अप्लाई हो रहा होगा उतनी ही सेम फोर्स हमारे पास टिप पर भी अप्लाई हो रही होगी। सही है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, फोर्स तो दोनों के लिए सेम रहेगा तो फोर्स F ही रहेगा, लेकिन एरिया दोनों का चेंज है, तो वहाँ पर एरिया ऑफ टिप था, सॉरी हेड, यहाँ पर एरिया आ जाएगा टिप का। सही है, अब फोर्स जो है वो है हमारे पास दरअसल 20 न्यूटन, और एरिया जो है वो है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, एरिया है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ज़रा इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, मैंने आपको बताया स्क्वायर पूरे के ऊपर होता है, तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटी का मतलब 10 पावर -2, और मीटर की जगह मीटर, और होल पावर 2। सही है, ये पावर 2 जब इसको मिलेगा तो ये बन जाएगा 10 पावर -4, और मीटर को जब स्क्वायर मिलेगा तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। सही है, उसके अलावा हम ये कर देते हैं, पॉइंट को थोड़ा सा आगे की तरफ जंप दे देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 2, जब 2 जंप दूंगा इसको मैं तो ये बन जाएगा 1 एक्सपोनेंट -2 मीटर स्क्वायर। सही है, पॉइंट को जब 2 जंप आगे दिए जाएंगे तो ये पावर 2 वैल्यू में डिक्रीज़ हो जाएगा। ये हम सिग्निफिकेंट उसमें साइंटिफिक नोटेशन में देख चुके हैं कि भाई साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या ऑर्डिनरी को साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये उस पार्ट में हमने किया है। तो अगर हम मैं इस वैल्यू को नीचे रख दूँ 1 एक्सपोनेंट -2 इस वैल्यू को अगर हम नीचे रख दें, सॉरी एक चीज़ हमसे यहाँ पर वो हो गई, मिस्टेक हो गई कि पॉइंट को आगे की तरफ जंप देने पर पावर हमारे पास माइनस में आती है, तो ये -6 हो जाएगा। सॉरी। सही है, तो पॉइंट को आगे की तरफ जंप देने पर पावर क्या होती है, माइनस में आती है। सही है, यानी जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, पॉइंट को लेफ़्ट से राइट जंप देते हैं तो पावर इस तरह से आएगी 1 एक्सपोनेंट -2 हो जाएगा, 1 एक्सपोनेंट -2, और एक्सपोनेंट -4 पहले से ही है तो ये बन जाएगा 1 एक्सपोनेंट -6। सही है, तो ये एक चीज़ करेक्ट कर लो यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर 10 पावर -6 आ जाएगा, तो ये जब 10 पावर -6 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 पावर +6 बन जाएगा। सही है, पास्कल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये जो प्रेशर आया था ये आया था 20 × 10 पावर 4, और ये आया 20 × 10 पावर 6। कहने का मतलब ये है कि भाई जब एरिया रिड्यूस हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया। सही है, आप यहाँ पर 10 की पावर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई यहाँ पर +4 है और यहाँ +6 है, तो +6 ज़्यादा होता है। सही है। अच्छा, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आंसर्स ऑफ पार्ट ए एंड बी, यानी आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, आप यही कंक्लूजन निकालोगे कि भाई एरिया रिड्यूस होने की वजह से, टिप का एरिया रिड्यूस होने की वजह से हमारे पास उस पर अप्लाई होने वाला प्रेशर, यानी वहाँ पर जनरेट होने वाला प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। किसके मुकाबले में, हेड के मुकाबले में। सही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द फिगर 5.15 शो अ बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम दैट हैज़ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया of 0.005 meter square and 0.1 meter square. A force of 20 Newton is applied to small piston. Calculate the pressure transmitted into hydraulic fluid. सही है, आपको यहाँ पर दिया गया 2 पिस्टन दिए गए, हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम है एक, इसमें स्मॉलर पिस्टन का एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर है, और लार्जर पिस्टन का एरिया जो है वो है 0.1 मीटर स्क्वायर। तो आप इससे ये कर सकते हो
अच्छा, स्मॉलर पिस्टन पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है 20 न्यूटन। आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है जो कि ट्रांसमिट होगा हाइड्रोलिक फ्लूइड में। हमने क्या कहा था कि भाई हर पॉइंट पर आने वाला चेंज इन प्रेशर सेम होता है, सही है। तो यहाँ पर हम फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन, और ये फोर्स कितने एरिया पर अप्लाई हो रही है, 0.005 मीटर स्क्वायर, सही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट को 3 जंप आगे दे दो तो 5 एक्सपोनेंट -3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब आप प्रेशर निकाल लो, यहाँ से प्रेशर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है हमारे पास 20, एरिया है हमारे पास 5 एक्सपोनेंट -3, सही है। ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, एक्सपोनेंट -3 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंट +3, और यूनिट इसका आ जाएगा पास्कल, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है कि भाई फोर्स निकालो लार्जर पिस्टन पर। लार्जर पिस्टन पर अप्लाइड होने वाली फोर्स कितनी होगी। तो प्रेशर हमने क्या बोला था कि भाई जो प्रेशर इस पॉइंट पर जनरेट होगा वही प्रेशर इसके लिए भी होगा। तो P की वैल्यू इस पॉइंट के लिए हमारे पास, यानी लार्जर पिस्टन के लिए P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 एक्सपोनेंट 5 आ गई। अब हमने निकालना क्या है कि भाई लार्जर पिस्टन पर अप्लाई होने वाला फोर्स निकालना है। तो वही फॉर्मूला P = F/A, सही है, F/A। मैं यहाँ पर FL कर देता हूँ क्योंकि लार्जर पिस्टन है, और एरिया भी L का लिखना पड़ेगा। P के नीचे कुछ नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि P स्मॉलर और लार्जर पिस्टन दोनों के लिए सेम रहेगा। अच्छा, अगर हमें फोर्स निकालना है लार्जर पिस्टन का तो ये बन जाएगा P × एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन, सही है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास FL बराबर आ जाएगा, P जो है वो है हमारे पास 4 एक्सपोनेंट 3, और एरिया है हमारे पास 0.1 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ कि भाई 1 एक्सपोनेंट -1, सही है। यानी पॉइंट को एक जंप आगे दे दिया तो ये एक्सपोनेंट -1 हो गया, और इससे हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, तो 4 की जगह यहाँ पर 4 आ जाएगा, और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 - 1 आ जाएगा हमारे पास 2। तो फोर्स जो है यहाँ पर कितनी हो गई, 4 एक्सपोनेंट 2 न्यूटन, यानी लगभग 400 न्यूटन की फोर्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम ने हमारे फोर्स को 20 न्यूटन से कितना कर दिया, 400 न्यूटन कर दिया, सिर्फ एरिया में फ़र्क आने की वजह से, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन, कि भाई जो स्मॉल और लार्ज पिस्टन डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो कितना होगा, सही है। तो इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जब स्मॉलर पिस्टन पर आप फोर्स लगाओगे तो उसकी वजह से यहाँ पर मौजूद कुछ जो फ्लूइड मौजूद है वो क्या होगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। तो फ्लूइड का जितना वॉल्यूम यहाँ पर डिस्प्लेस होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर भी डिस्प्लेस होगा। यही बात हमने पास्कल्स लॉ में पढ़ी थी कि भाई पास्कल्स लॉ इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से फ्लूइड हर जगह पर इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस यहाँ पर होगा, यानी जितने फ्लूइड का वॉल्यूम यहाँ पर डिस्प्लेस होगा उतने ही फ्लूइड का वॉल्यूम यहाँ एरिया 2 पर भी डिस्प्लेस होगा। तो फ्लूइड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एट स्मॉलर पिस्टन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एट लार्जर पिस्टन, सही है। अब स्मॉलर पिस्टन का एरिया कैसे, वॉल्यूम कैसे आएगा, तो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के, सही है, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉलर पिस्टन का एरिया AS से लिख दिया, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो DS हो जाएगा। इसी तरह से लार्जर पिस्टन का एरिया हम AL से लिख देते हैं, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा हमारे पास DL, सही है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से इस तरह से निकालूँ कि भाई DS यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा DL/DS, और AL यहाँ मल्टीप्लायर है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन के आ जाएगा AS/AL, सही है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दो तो ये आ जाएगा DL/DS बराबर आ जाएगा AS जो है हमारे पास दरअसल यानी स्मॉलर एरिया का, स्मॉलर पिस्टन का एरिया वो है 0.05 मीटर स्क्वायर, जो कि बराबर है 5 एक्सपोनेंट -3 मीटर स्क्वायर के, सही है। और उसके अलावा जो हमारे पास लार्जर पिस्टन का एरिया है वो है 1 एक्सपोनेंट -1 मीटर स्क्वायर के बराबर, सही है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंट -1 जब ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -3 + 2 ये बराबर आ जाएगा हमारे पास
नहीं सॉरी -3 और +1 ये बराबर आ जाएगा -2 के, तो ये आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट -2, 5 एक्सपोनेंट -2। सही है। अब ये 5 एक्सपोनेंट -2 का मतलब क्या है ये चीज़ समझो, dl/ds। सही है। यहाँ पर ये ds डिवाइड हो रहा है, सही है, इस तरफ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 5 एक्सपोनेंट -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई -2 हटाने के लिए 2 जंप पीछे देने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 0.05 ds। सही है। अब यहाँ से इस चीज़ को समझो कि भाई ये आपसे जो सवाल पूछा गया था कि भाई डिस्टेंस डिस्कस करो जो कि ट्रेवल होगा स्मॉलर पिस्टन पर और लार्जर पिस्टन पर। सही है। तो हमारे पास यहाँ पर 0.05 ds जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी स्मॉलर पिस्टन का डिस्टेंस होगा, जो भी स्मॉलर पिस्टन पर, यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होगा इस तरह से नीचे की तरफ फ्लूइड का, या पिस्टन जो डिस्टेंस कवर करेगा नीचे की तरफ, वो लार्जर पिस्टन के किसके बराबर होगा, यानी 0, यानी आप ऐसे कह सकते हो लार्जर पिस्टन का जो डिस्टेंस है वो स्मॉलर पिस्टन के 0.05 टाइम्स है। स्मॉलर पिस्टन के कितना है, 0.05 टाइम्स है। मान लो अगर स्मॉलर पिस्टन ने 2 मीटर का हाइट कवर कर ली, तो लार्जर पिस्टन ने कितनी हाइट कवर की होगी, 0.05 टाइम्स। 0.05 टाइम, 0.05 टाइम का मतलब ये है कि भाई आप इसको 0.05 को आप ऐसे लिख सकते हो 5/100 करके। तो मतलब ये है कि भाई 5/100 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100, 5/50 ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 10 ज़ा 50, 1/10, 1/10 बराबर होता है 0.1 के। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्मॉलर पिस्टन 2 मीटर नीचे आएगा, 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उस टाइम पर लार्जर पिस्टन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 0.1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है कि भाई लार्जर पिस्टन का डिस्टेंस स्मॉलर पिस्टन के डिस्टेंस की 0.05 टाइम्स होता है।